हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं क्लास 10 का जो मॉडल पेपर था या कह सकते हो क्लास 10 का जो अनसॉल्व्ड पेपर था उसका मैं आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर है ना वो सॉल्व कराया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो आप लोगों का 2022 का अनसॉल्व्ड पेपर था। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 2022 का देखिए, ये जो अनसॉल्व्ड पेपर है 2022 का, इसको मैं आपको फुल सोल्यूशन इसका करवाऊंगा। ठीक है, यानी एक वीडियो में मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम में 6 बहुविकल्पी आते थे, लेकिन अब आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि जो 20 बहुविकल्पी आएंगे वो दूसरे आएंगे। देखिए, इसी के बेसिस पर आएंगे, इसी के आधार पर आएंगे और ऐसे ही बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सारे बहुविकल्पी और सारे जितने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व पेपर में दिए रखे होते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपका हर के 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि हर है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक भिन्न दे दी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको एक भिन्न दी जाएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, उसमें आपसे कहेगा कि भाई साहब, ये जो भिन्न है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, इस भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, जो आप लोगों का आधार कह सकते हो या फिर कह सकते हो जो आपका यहाँ से देखिए कि जो आपका हर है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो देखिए, सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन करके लाया हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हर के 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए 1458/1250 का दशमलव प्रसार। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आ जाएगा तो आप करके आएंगे यहाँ, अगर आपने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं होता। देखिए, आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न बन के आएगा तो हमें केवल और केवल इसमें क्या लगाना होगा, टिक लगाना होगा, केवल और केवल टिक। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जो आप लोगों का हर होता है, ये जो आपका हर, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग इसके साथ इसका डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे करने के लिए आ रहा है, विधिवत करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना एकदम। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ आपका 1250। ठीक है, ये 1250 लिखा हुआ है, तो इस 1250 का आप लोग क्या करेंगे, 1458 में आप लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट भाग देते तो हैं, लेकिन वो पता कैसे भाग देते हैं, वो यहीं से काटने लगते हैं। 12 का यहाँ से 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर 6 से काटेंगे। तो ऐसे काटने में क्या होता है कि जो आपका दशमलव होता है उसमें मिस्टेक हो जाती है। और इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है भाई साहब, सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा कि जो हर के ये दे रखा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपसे शांत दे दिया जाए तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका आप लोग भाग देंगे इसके संग, तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1250, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखिए, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए कितने बार जाएगा, यहाँ से ये मेरे हिसाब से एक बार ही जाने वाला। ठीक है, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से फिर से 1250 आपका यहाँ आ जाएगा दोबारा। ठीक है, फिर 0 जाएगा, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से लिया हासिल, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा। और फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग हो सभी का ये चीज़ आसान चीज़ है, कर लोगे। और 1250 का 1800 यहाँ पर 2300 में भाग देंगे आप लोग, तो देखिए क्या आएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से 7 बार जाने वाला है। देखिए, 7 बना के 35 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 7 दुना के 14, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 1 आएगा, 7 एकम 7, 1 8 है। तो मतलब कि ये आपका 6 बार जाने वाला है। ठीक है, इस बार तो देखिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी की 12, 12 और 3 15, 6 एकम 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से अगर हम लोग 6 का यहाँ से भाग देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, 6 का 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30, यहाँ से 3 लगेगा, 6 दूना की 12 और 12 का हासिल 1, 6 कम 6 7 ये हो जाएगा। ठीक है, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से फिर से हम लोग दशमलव लगाएंगे, अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो काटेंगे, देखिए कितने बार जा रहा है यहाँ से, तो मेरे हिसाब से ये इस बार भी 7 बार ही जाने वाला, 6 बार जाने वाला, कितने 6 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7500 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 यहाँ से देखेंगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5 बार। ठीक है, 5 बार आ गया यहाँ पर 5, और यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में
7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है, तो 500 आ गया ये। तो इस प्रकार से अगर आप देखे रहेंगे तो ये बराबर चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा आ रहा है, ये शांत है, ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन इसका जो अगर हम बात करें प्रश्न में क्या कहा गया है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक रहेगा, तो भाई साहब यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो दशमलव के बाद ये कितने स्थानों तक रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने जैसा कराया वैसा आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट बार मैं यहाँ से 4 बार इसको भाग दे रहा हूँ, ठीक है, 4 में। तो 4 में देखेंगे तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1250 से करिए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से, 4 पंचे 20, 4 दूना के 8 10, 4 एकम 4 और 1 5, तो 500 या 5000 पूरा कट जाएगा। तो मतलब कि आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आया यहाँ से आपका 1.1664। देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों तक आया, 1 2 3 4, तो भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि दो आपका शांत दशमलव प्रसार तक कितने अंकों तक रहेगा, तो आपका जो शांत दशमलव प्रसार था, यहाँ आप लोग देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर 1 दे रखा, 2 दे रखा, 3 दे रखा और 4 दे रखा है। इसमें से राइट ऑप्शन आपका चौथा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस प्रश्न में क्या किया, सबसे पहले मैंने इस प्रश्न में किया 1250, सबसे पहले 1250 का भाग मैंने 1458 से दिया। मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि मुझको पता था भाई साहब ये शांत दशमलव प्रसार का है। अब ऐसा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा था जब ये शांत दशमलव प्रसार का है तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आप लोगों को ज्ञात करना है इसके यानी कि दशमलव के बाद कितने अंकों तक ये रहेगा, इसकी संख्या कितने अंकों तक रहेगी। तो दशमलव के बाद 4 अंकों तक संख्या रही, जैसा मैंने इससे भाग दिया तो आपको पता चला। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स करके आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित कीजिए कि बहुपद के ग्राफ आधार पर बहुपद के शून्यंक होंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, वैसे अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुपद आपके एग्जाम से हट चुका है। तो भाई साहब अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो इसको करने के लिए आप लोगों को सिंपल से कुछ नहीं कहना। अगर आपसे कह दे कि बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यंक होंगे, तो देखिए जितने खाने यहाँ पर आप लोगों के दिख रहे हैं, जैसे कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, तो जितने खाने दिखेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए 1 खाना हो गया एंड 2 खाना हो गया और एक ये देखिए 3 खाना हो गया और ये चौथा खाना, तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था सेकंड वाला भी। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सारे के सारे मॉडल पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, सॉरी अनसॉल्व्ड पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो ये समझिएगा आपकी तैयारी 80 से 70% यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे और आप लोग कुछ मेरे द्वारा क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपकी तैयारी 90% की हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि भाई साहब AB बटा DE बराबर होता है BC बटा EF के और बराबर होता है AC बटा DF के, और ये जो बराबर है 4 बटा 9 के। अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूँ तो हमसे ये कह रहा है कि AB बटे DE और BC बटे EF और AC बटे DF का जो अनुपात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 4/9 है। अगर ये 4/9 है, अगर ये दे रखा, मान लीजिए एक समीकरण है, कुछ इस प्रकार की एक समीकरण आपको पता है, ठीक है, इनका अनुपात आपको पता है, तो हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी होगी कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होती हैं अगर समानुपात में हैं, तो आप लोग उनका जो क्षेत्रफल है वर्ग के आधार पर निकाल सकते हो, उनका वर्ग करके आप निकाल सकते हो। तो देखिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इनका आप लोग वर्ग कर दीजिए, इनका वर्ग कर देंगे तो 4 चक्कू 16 9 9 81, 4 चक्कू 16 9 9 81, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, नहीं ये वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं समानुपात में हैं और अगर वो भुजाएं दे रखी तो उनका वर्ग कर देंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। मैंने आपसे सिंपल कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा अगर कोई दो त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाएं समानुपात में है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर संगत भुजाएं इनकी समानुपात में दे रखी हैं और हमसे कह रहा है कि जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है इसके अनुपात बताइए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी भुजाएं दे रखी होंगी उन भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या निकल आएगा, उनका अनुपात निकल आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए इसमें ऑप्शन तो दे रखा है, लेकिन इसका आंसर ये कैसे आएगा ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से समझना, एकदम बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना। देखिए अगर आप यहाँ समझने का कोशिश करेंगे, देखिए आपको कोऑर्डिनेट के बारे में तो पता होगा, कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है।
तो भैया ये आपका होता है एक्स एच एंड ये आपका होता है वाई एच, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 3,4 एक बिंदु है, तो मान के चलते हैं कोई 3,4 बिंदु होगा तो एक्स एच दिखेगा 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 हो गया एक्स अक्ष पर, 1 2 3 4 हो गया वाई अक्ष पर, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 3,4 पर कोई बिंदु है, तो एक्स पर 3 और वाई पर 4, तो एक्स पर 3 वाई पर 4 यहाँ पर कोई बिंदु है। और हमसे कह रहा इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, क्या कह रहा है वाई अक्ष से, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ से दूरी। तो भाई साहब आप आसानी से बता देंगे कि 1 2 3 3 इकाई दूरी होगी, ठीक है, 3 इकाई क्या होगी, दूरी होगी। तो भाई साहब इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं दिमाग लगा करके। अगर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं तो आप लोग ध्यान से देना, कोई भी अगर आपको बिंदु दे दे, कोई भी अगर आपको एक बिंदु दे दे, आपसे कह दे कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो सीधा आप लोग एक्स का मान रख देंगे। और अगर आपसे कह दे एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप सीधा वाई का मान रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इस प्रकार से सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से कर लिए, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे बहुविकल्पी हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, तो हम लोग लगभग सारे बहुविकल्पी प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा एक एक नंबर वाले प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे, कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत लिखा हुआ है, युगपत समीकरणों 3x + y बराबर में k तथा 2k - 1x + k - 1y का मान जो होता है 2k + 1 का कोई हल नहीं है। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर में k, और दूसरा समीकरण ये आपका समीकरण नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपको क्या दे रखा है 2k - 1, इसको कर दीजिए x से मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए k - 1 y प्लस यानी सॉरी बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न किस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देखिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो ये क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये तो आपके बहुविकल्पी सारे हो चुके हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले प्रश्नों में से ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए कह रहा कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y बराबर में k 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्व में, देखिए सॉल्व में तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1, तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आपको क्या दे रखी है, तो अगर आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 आपको दे रखी है यहाँ पर देखिएगा 3x + y बराबर में k, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखी है। और अगर मैं समीकरण नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ देखिएगा समीकरण 2, तो समीकरण 2 आपकी दे रखी है 2k - 1x प्लस, और यहाँ देखिए और k - 1 y बराबर में और क्या दे रखी है 2k + 1, ये पूरी समीकरण नंबर 2 दे रखी है आपकी। अगर आप नज़र डालेंगे तो 2 समीकरण हमको दे रखी हैं, और हम लोगों को पता है अगर कोई हल नहीं है, चूंकि कोई हल नहीं है, तो यदि किसी भी 2 समीकरणों के कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है क्या, ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक रूल, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था यदि कोई हल नहीं है तो आप लोग सिंपल से a1/a2 b1/b2 को निकाल दीजिए, ठीक है, उन दोनों को बराबर करके निकाल दीजिए। क्योंकि ऐसा मैंने कहा था क्योंकि भाई साहब b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसलिए मैंने बताया था कि a1/a2 b1/b2 को आप बराबर करके निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 को बराबर करके निकाल देंगे। तो अगर आप a1/a2 b1/b2 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए a1 का मान यहाँ से निकलेगा 3, और यहाँ से a2 का मान निकलेगा अगर आप निकालेंगे 2k - 1, b1 का मान 1 निकलेगा, b2 का मान k - 1 निकलेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से निकालने वाला हूँ a1 का मान आपका यहाँ से निकलेगा 3, ठीक है। और अगर आप यहाँ से a2 का मान निकालेंगे, b1 का निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है, तो b1 का मान 1 निकलेगा, क्योंकि भाई साहब y का गुणांक 1 है, तो यहाँ से b1 का मान 1 निकलेगा। और अगर आप यहाँ से a2 का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा 2k - 1, ठीक है। और अगर आप यहाँ से b2 का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा यहाँ से k - 1, ठीक है। और इतनी ही वैल्यू हमको चाहिए थी इस प्रश्न को करने के लिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, समझ लेना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए चूंकि समीकरण 1 कर लीजिए या फिर इसी समीकरण को दोबारा बना लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2,
इसमें आप लोग समीकरणों को रख दीजिए, जितनी भी आप लोगों ने समीकरण A1 A2 जितनी निकाली सब यहाँ पर मान रख दीजिए। A1 का मान 3 रख दीजिए और यहाँ पर A2 का मान आप लोग रख दीजिए 2k माइनस का 1 बराबर में, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। B1 का मान 1 रख दीजिए और B2 का मान k माइनस का 1 रख दीजिए, ठीक है। इस समीकरण को यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 3k माइनस का 1 बराबर में बटे में तो रख दीजिए पहले, 1 मिनट, ये नहीं होगी, ठीक है। ये होगी 3 बटे 2k माइनस का 1 बराबर में 1 बटे k माइनस का 1, ठीक है। ये होगी समीकरण। अब देखिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3k माइनस का 3 2k माइनस का 1, ये आ जाएगा। अब सिंपल से आप लोग क्या कर सकते हो, चर को एक तरफ ले लो और अचर को एक तरफ ले लो, तो जितनी भी चर वाले पद एक तरफ आ जाएंगे, 3k माइनस का 2k, ये अचर वाला उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 3, ये आ जाएगा। यहाँ से प्लस का बड़ा है तो 2 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3k में माइनस का 2k जाएगा तो k बचेगा, तो k बराबर आपका यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है, आसानी से एकदम। देखिए अनसॉल्व्ड पेपर जैसा मैंने आपको बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको चाहता तो बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन कराता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा पाऊँ, मतलब कि 1 से 2 दिनों में आपका एक अनसॉल्व्ड पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक अनसॉल्व्ड पेपर का एक सेट खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले का k बराबर आंसर कितना निकला, k बराबर 2 निकला, ठीक है। तो पहले का आंसर आप लोग k बराबर 2 घर पर निकालेंगे जाकर, अगर निकल के आ रहा है आपका इतना तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं निकल के आ रहा है तो आप लोग दोबारा निकालना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमसे दूसरा कह रहा है कि AO बटे में OC बराबर में BO बटे OD, ठीक है, बराबर होता है 1/3 के। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हो सकता हो तो देखिए दोबारा यहाँ समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप लोग ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि चित्र में, इस चित्र में ये जो आपका डायग्राम है यहाँ देखिएगा, चित्र में क्या कह रहा है, चित्र में हमसे कह रहा है कि AO बटे में OC BO बटे में OD बराबर होता है 1/3 के, ठीक है। ये हमसे प्रश्न कह रहा है और जहाँ पर हमको DC बराबर में और हमसे AB का मान पूछ दे रहा है, ठीक है। हमसे प्रश्न ये कह रहा है, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे इस पूरे प्रश्न में हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये हमको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे AO ये दे रखा है और OC ये दे रखा है नीचे वाला, और BO आपका ये दे रखा है और OD आपका ये दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं, एक अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बनाना दिखाऊंगा। देखिए अगर मैं AO को पलटूंगा तो ये इस प्रकार का बनेगा अलग, ठीक है, ABO इस प्रकार का बनेगा। और अगर मैं DOC को निकालूंगा तो ये इस प्रकार का बनेगा, DO नहीं ये आपका O जाएगा, ये आपका D हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो DOC ये आपका क्या है, D है, ये आपका क्या है, O है, DOC। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो भैया हमको DC बराबर में क्या दे रखा है, DC बराबर में 1.5 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है हमको, हमसे क्या कह रहा है, AB का मान हमसे पूछ रहा है। ध्यान समझना, AB का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए ध्यान से समझना। यदि कोई दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, देखिए अगर दो भुजाएं संगत अनुपात में हैं, अगर हमसे कह दिया जाए दो भुजाएं संगत अनुपात में हैं तो भाई साहब उनकी तीसरी भुजा भी संगत अनुपात में बराबर होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से समझना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर है, देखिए AO बटा में, देखिए यहाँ पर AO और ये भुजा AO बटे में OC, यहाँ पर देखिएगा ना AO बटे में OC, जो कि OC इस त्रिभुज की है और AO इस त्रिभुज की है, ठीक है। AO किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की पहले वाले की, और भाई साहब OC किस त्रिभुज की, दूसरे वाले की। तो AO बटे में OC का अनुपात क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि भाई साहब यदि कोई त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा के संगत का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि भाई साहब AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका AB बटे में DC, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप लोग, ये इसका आप अनुपात क्या दे रखा है, 1/3, ठीक है। और प्रश्न में आपको DC कितना दी रखी है, 1.5 रख दीजिए, और AB हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और देखिए तिरंगा गुणा कर दीजिए तो ये आपका यहाँ से निकल के आएगा 1.5 बराबर में 3AB। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल से AB को है ना, AB को आप लोग इधर भेज दीजिए या फिर 3 को आप लोग इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 1.5/3 दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो AB बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 15 एकम 1 15 दूना के 30। तो भाई साहब AB बराबर निकल के आ जाएगा 1/2, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है इसका। दूसरे का क्वेश्चन नंबर
दूसरे का क्वेश्चन नंबर खा, तो भैया दूसरे का क्वेश्चन नंबर 0.5 आ गया आंसर। देखिए कहाँ से आएगा, देखिए जब हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 0.5 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई साहब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और एक क्वेश्चन आपका ये रह जाता है, तो इसको मैं अगली क्लास में कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है,